वे वेट कर रहे हैं कि कब ये तैयार होकर बन जाए और वे इसे खा सके। तभी टीचर प्रिंसिपल से पूछती है कि आपको ये ओखली और मूसर कहाँ से मिली? ये तो नर्सरी में नहीं थे। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैंने इसे डेविल शॉपिंग से रेंट में लिया है। इसे सुन टीचर चौंक जाती है और कहती है कि ये डेविल प्रोडक्ट है, क्या इसका इस्तेमाल करना ठीक होगा? प्रिंसिपल कहते हैं कि चिंता मत करो, ये एकदम सेफ है। तभी प्रिंसिपल एक और मूसर मारने ही वाले होते हैं कि तभी वह आटा ओखली से बाहर निकल जाता है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं। तभी वह आटा एक डेविल क्रिएचर का रूप ले लेता है और सबको ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम मोची है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसे बातें करते देख सभी सकपका जाते हैं। प्रिंसिपल और टीचर को यह पता चल जाता है कि यह सब डेविल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। फिर माओ मोची के पास जाता है और उसे उसके साथ खेलने के लिए पूछता है। मोची मान जाता है और वे सभी बैडमिंटन खेलने लगते हैं। जो हारेगा उसके मुंह में क्रॉस का निशान बनाया जाएगा। गेम शुरू होता है। केरेन राय और माओ को आसानी से हरा देती है और उनके चेहरे पर क्रॉस का निशान बनाया जाता है। अपनी जीत पर केरेन काफी खुश होती है और खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताने लगती है। फिर केरेन मोची को भी चैलेंज करती है। उनके बीच कड़ा मुकाबला होता है पर आखिर में मोची उसे हरा ही देता है और केरेन के चेहरे पर भी क्रॉस का निशान लग जाता है। केरेन इससे काफी दुखी हो जाती है। फिर इसी तरह बच्चे मोची के साथ और भी कई सारे खेल खेलते हैं। वे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खेल खेल कर थक जाने के बाद बच्चों को भूख लगने लगती है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि इसी समय के लिए ही तो मैंने मोची को बनाया है। यह कहते ही तभी उन्हें ख्याल आता है कि मोची तो अब एक क्रिएचर बन चुका है। वे सभी उसे घूरने लगते हैं। तभी मोची कहता है कि रुके क्यों हो, आओ और मुझे खाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। प्रिंसिपल मजाक करते हुए कहते हैं कि इसे खाने में मजा आएगा, पर टीचर उनके इस मजाक पर उन्हें डांट देती है। फिर बच्चे मोची के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दोस्तों को नहीं खाते, हम तुम्हें प्यार करते हैं। इसे सुन मोची बहुत भावुक हो जाता है और रोने लगता है। तभी टीचर कहती है कि भले ही ये न्यू ईयर ट्रेडिशन के थोड़े हटके हैं, पर हम सभी आज हॉट केक ट्राई कर सकते हैं। इसे सुन माउस सहित सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और हॉट केक का आनंद लेने लगते हैं। मोची को भी हॉट केक काफी पसंद आता है। शाम को मोची डेविल वर्ल्ड जाने को तैयार होता है क्योंकि उसे लगता है कि वही उसके लिए सही जगह है। फिर वह सभी को उसका ख्याल रखने के लिए उन्हें थैंक्स करता है। वह आगे कहता है कि डेविल वर्ल्ड में जाकर मैं अपने लिए एक मकसद चुनूंगा और उसी पर आगे बढ़ूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुन सभी उसे उसकी नई यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उसे फिर से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आने को कहते हैं। रात को हनोका माओ से पूछती है कि तुम लोगों ने मोची बनाया पर हॉट केक क्यों खाया? माओ कहता है क्योंकि मोची अपने जर्नी में निकल गया। बेचारी हनोका कुछ समझ नहीं पाती और कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन नर्सरी में जब बच्चे हॉट केक खा रहे होते हैं तभी खाते हुए माँ को कुछ एहसास होता है। वह ध्यान से चम्मच की तरफ देखता है और अपने गाल को छूता है। राय पूछता है कि क्या हुआ? इस पर माँ कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस कहीं से थोड़ा दर्द का आभास हुआ। लेकिन जब वो अपना अगला निवाला लेता है तो अचानक दर्द की वजह से वो चिल्ला उठता है और इधर उधर लोटपोट करने लगता है। उसको दर्द से कराहते देख राय और केरेन चौंक जाते हैं। माओ के दांतों में दर्द हो रहा था। टीचर भी माओ को ऐसे रोता देख घबरा जाती है। वो प्रिंसिपल को बुलाती है। माओ की स्थिति को देख प्रिंसिपल को लगता है कि जरूर ये दर्द कैविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए वे माओ के चेकअप के लिए डेविल डॉक्टर को बुलाने की बात करते हैं। डेविल डॉक्टर का नाम सुन बच्चे काफी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि माओ को अब काफी तकलीफ होने वाली है। बेचारा माओ डर के मारे कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद डेविल डॉक्टर नर्सरी में आती है। उसका नाम किमुरा है। किमुरा की सुंदरता को देख बच्चों को वो काफी पसंद आती है, पर माओ को लगता है कि इस ट्रीटमेंट में उसे काफी दर्द होगा। वो काफी डर रहा होता है। तभी किमुरा उसे कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, ये इंसानों के ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द एहसास नहीं होगा। इसे सुन बच्चे चौंक जाते हैं। फिर किमुरा कहती है कि हमें तुम्हारे अंदर के कैविटी को बाहर निकालना होगा। इसे सुन बच्चे उस कैविटी को इमेजिन करने लगते हैं। तभी किमुरा अपने बैग से एक लॉलीपॉप निकालती है और माओ को उसे चाटने को कहती है। माओ उसे चाट कर वापस किमुरा को दे देता है। तभी वह कैंडी हलचल करने लगती है और वह माओ के स्वरूप में बदल जाती है। सभी उसे देख चौंक जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही दूसरा माओ है। किमुरा उन्हें बताती है कि ये कैविटी है, क्योंकि ये माओ के मुंह से निकला है इसलिए यह माओ जैसा दिख रहा है। फिर वह कैविटी अपने हथियार को लेकर माओ को दौड़ाने लगता है। तभी टीचर अपने बैग से 3 कॉन्सेंट सील निकालती है और कहती है कि इससे पहले कि वह कैविटी माओ को चोट पहुंचाए, तुम्हें ये सील उस कैविटी के ऊपर लगानी है। इसी तरह माओ का इलाज हो सकता है। राय, केरेन और पेपे एक एक सील ले लेते हैं और इसे कैविटी पर लगाने के लिए चले जाते हैं। उधर वह कैविटी माओ को ढूंढ रहा है।
तभी कैरेन पीछे से वह सील उसके ऊपर फेंकती है, पर गलती से सील कैविटी को न लगकर पेपे को लग जाती है। कैरेन फिर से ट्राई करती है और इस बार वह सील को कैविटी में लगाने में सफल हो जाती है। सील के लगते ही कैविटी चिल्लाने लगता है और उसका आकार छोटा हो जाता है। फिर पेपे अपना सील उसे लगाने के लिए जाता है, पर कैविटी की भोली शक्ल को देख पेपे रुक जाता है और हिचकिचाने लगता है। राय उसे समझाता है कि मुझे पता है कि कैविटी बहुत ही मासूम है, पर अगर तुमने उस पर सील नहीं लगाया तो यह माओ को और ज्यादा दर्द पहुंचाएगा। माओ के लिए ही सही तुम्हें यह करना ही होगा। पेपे थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करे। तभी वह देखता है कि वह कैविटी अभी भी माओ को दौड़ा रहा है। इसे देख पेपे गुस्सा हो जाता है और सीधे जाकर कैविटी पर अपना सील लगा देता है। सील लगने पर कैविटी और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। बच्चे उसे दया की दृष्टि से देखने लगते हैं। राय कहता है कि अगर मैंने अपनी भी सील इसे लगा दी तो यह बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। भले ही यह करना मुश्किल है, पर माओ के लिए मुझे यह करना ही होगा। यह कहकर वह जैसे ही उसे सील लगाने के लिए हाथ उठाता है, कैरेन झट से कैविटी को उठाकर दूर चली जाती है और दुखी होते हुए कहती है कि मुझे कैविटी को देख काफी बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह खत्म हो जाए। उसी वक्त वो कैविटी खुद को कैरेन से छुड़ाकर माओ के पास चला जाता है और माओ को टच करते हुए उसके अंदर ही डिस्पेयर हो जाता है। इस पर बच्चे माओ से माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने उस कैविटी को नहीं मारा, पर माओ को दर्द का अनुभव नहीं हो रहा। तभी किमुरा कहती है कि कैविटी अभी काफी छोटा है, इसलिए यह माओ को अभी दर्द नहीं देगा, लेकिन तुम्हें रोज अच्छे से ब्रश करते रहना पड़ेगा ताकि ये फिर से बड़ा ना हो सके। माओ किमुरा की बातों को मान जाता है। उधर कैविटी माओ के दांतों में डांस करने लगता है क्योंकि आखिरकार उसकी जान जो बच गई है। अगले दिन टीचर और प्रिंसिपल नर्सरी के बाहर बच्चों का वेट कर रहे होते हैं। तीनों बच्चे आज लेट हैं। वे दोनों परेशान हो जाते हैं, कहीं बच्चे बीमार तो नहीं पड़ गए। तभी हनुका माओ को लिए हुए दौड़ते हुए उनके पास आती है और लेट होने के लिए उनसे माफी मांगती है। हनुका को लगता है कि राय और कैरेन भी माओ का वेट कर रहे होंगे। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि वे दोनों भी अब तक नर्सरी नहीं पहुँचे हैं। इसे सुन हनुका चौंक जाती है, लेकिन तभी वे दोनों भी दौड़ते हुए नर्सरी में आ पहुँचते हैं। हनुका नात्सुकी और शियोरी से पूछती है कि क्या हुआ, आज तुम लोग भी लेट कैसे हुए। इस पर नात्सुरी उसे पूछती है कि क्या तुम भी लेट हो। प्रिंसिपल कहते हैं कि वास्तव में आज सभी लेट हैं। इसे सुन तीनों माएं थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। फिर नात्सुकी कहती है कि वास्तव में कल रात कैरेन को सोने में देर हो गई थी। अपने खेल कूद और इत्सुकी के साथ झगड़े की वजह से कल रात वो 11 बजे सोई और जब सुबह हुई तो वह काफी अलसाई सी थी, जिसकी वजह से हमें नर्सरी पहुंचने में देरी हुई। फिर शियोरी उनके लेट होने का कारण बताते हुए कहती है कि कल रात जब वे सो रहे थे तो अचानक राय नींद में ही बातें करने लग गया। किसी तरह फिर से सोने के बाद जब रात को उसकी आंखें खुली तो राय बेड में नहीं था। फिर उन्होंने राय को पूरे घर में ढूंढा। जब वह उन्हें मिला तो उन्होंने पाया कि वो तो नींद में ही गाड़ी के साथ खेल रहा था। जब सुबह हुई तो राय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे कल रात की बातें बताते बताते ही काफी देर हो गई, इसलिए वे यहाँ लेट पहुँचे। फिर प्रिंसिपल हनुका से पूछते हैं कि तुम लेट कैसे हुई। इस पर हनुका शर्मिंदा होते हुए बताती है कि हम कल रात को तो बिल्कुल ठीक समय पर सोए थे, पर सुबह मेरी आंखें थोड़ी देर से खुली। फिर भी हम किसी तरह जल्दी जल्दी करके घर से निकल ही रहे थे कि तभी माओ को नर्सरी जाता देख सिन काफी भावुक हो गया और दिन भर माओ से बिछड़ने के गम में उसने रोते हुए माओ को गले लगा लिया और उसकी चुम्मियां लेने लगा। उसकी इसी प्यार की वजह से उन्हें नर्सरी आने में देर हो गई। हनुका की बातों को सुन सभी काफी खुश होते हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि नर्सरी में तो तुम लोग लेट हो गए, पर तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल के लिए भी तुम लोग लेट हो जाओगे। इसे सुन तीनों माएं चौंक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वे सच में स्कूल के लिए भी लेट हो रही है। फिर वे वहाँ से भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। इधर बच्चे और टीचर्स उन्हें उनकी यात्रा की शुभकामना देते हुए बाय बाय करने लगते हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।